चलो अब हम लोग मैग्रीगर्स पार्टिसिपेशन थियरी पे चलते हैं। बस उसको जाने से पहले मुझे ये बताओ कि हर्जबर्ग जो हम लोगों ने टू फैक्टर पढ़ा था, टू फैक्टर मोटिवेशन थियरी, इसमें कौन कौन से दो फैक्टर्स थे? कौन ही जवाब दे सकता है? हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर्स फैक्टर। हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर फैक्टर्स, वेरी गुड। हाइजीन एंड मोटिवेटर। अब कोई और, विनीता नहीं, कोई और मुझे बताएगा कि हाइजीन फैक्टर क्या है? हाइजीन फैक्टर अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में है तो इसका क्या मतलब है? आपको क्या समझ में आया हाइजीन फैक्टर या डिससेटिस्फायर या मेंटेनेंस फैक्टर से? आप बताइए। हाइजीन फैक्टर मतलब बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स, ठीक है। और थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हैं इसको? और मैम सिक्योरिटी ये सब हो गया, और स्टीम नीड्स। आप कहाँ जा रहे हैं? आप मास्लो थ्योरी में चले गए, वहां से थोड़ा वापस आ जाइए। हम हाइजीन फैक्टर की बात करें। बेसिक नीड्स चाहिए, यहाँ तक ठीक है। अब उसको स्टीम और वो चले जाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। थोड़ा और इसको डिफाइन करने मैंने कहा कि जैसे हाइजीन फैक्टर बेसिक नीड्स है, किस चीज का बेसिक नीड्स है? डिफाइन करो ना अपने शब्दों में। कैसे आप इसको डिफाइन करोगे? कल ही बताया ये ना, कल या परसों, शायद कल ही। हाँ, कल हमारा क्लास था 9 to 10 में। बताइए और कोई स्टूडेंट, सचिन या फिर कोई और जिसको थोड़ा अच्छे से और समझ में आया हो। यस, मैम जो कि एम्प्लॉय को डीमोटिवेट नहीं होने देता है। शाबाश, वेरी गुड। हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स जो एम्प्लॉय को डीमोटिवेट नहीं होने देता है, यानी उसको मेंटेन करके रखता है। और आगे क्या, और कुछ बोलना चाहोगे इस पे? मैम मेंटेनेंस के लिए जो नीड्स रहता है वही हो गया, और क्या। हाँ, बिल्कुल सही है। आप, अब मैं आपको दोनों पक्ष बताती हूँ। हाइजीन फिर से मैं बता रही हूँ, सुनो। विनीता, तुम कुछ बोलना चाहती हो तो बोल सकती हो। मैम हाइजीन फैक्टर के बारे में, हाँ, मैम कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अगर ना हो तो कंपनी में डिससेटिस्फैक्शन होता है एम्प्लॉयज को, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी ना हो तो, या फिर वर्किंग कंडीशन अच्छा ना हो, या फिर जो उनके सुपरवाइजर है उनके साथ अच्छा बिहेव ना करे, तो वो लोग डिससेटिस्फाई और डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन नहीं कर पाता है। ठीक है, वेरी गुड। बहुत सही है ये बात। अभी आपने जो कहा उसको पूरा कंप्लीट कर दिया विनीता ने। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये क्या होता है, मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, बेसिक होता है। किस चीज के लिए? ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय परफॉर्म कर सके, इसके लिए ये हाइजीन फैक्टर बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इसके बिना काम नहीं होगा, लोग डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। मैं बस एक चीज और इसमें ऐड कर देती हूँ, लेकिन इसके होने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड या मोटिवेटेड रहेंगे। अब समझ में आया क्या? कंप्लीट कैसे करेंगे हम इसको? हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर मैंडेटरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, कि वहां जो एम्प्लॉय है वो अपने परफॉर्मेंस दे सके। वो मेंटेनेंस फैक्टर है जिससे उनका काम चल सकता है। लेकिन काम सिर्फ चलेगा, दौड़ेगा नहीं, क्योंकि दे आर नॉट मोटिवेटर्स, दे आर जस्ट मेंटेनेंस फैक्टर, जो काम करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट से मैंडेटरी है। ठीक है। अब अगर आपको इसको मोटिवेशनल फैक्टर्स के साथ अगर आप ऐड करें, यानी ऑर्गेनाइजेशन में ये तो होना ही होना चाहिए, ये नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम रुक जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इस जगह पे मोटिवेटर फैक्टर्स भी ऐड कर देते हैं, अगर मोटिवेशन फैक्टर्स भी ऐड कर देते हैं या सेटिस्फायर ऐड कर देते हैं, जो हमने दूसरे फैक्टर्स का नाम रखा, तो साथ ही क्या हो, काम भी होगा और काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉय काफी मोटिवेटेड रहेंगे, खुश रहेंगे। समझ में आया? अब वो दोनों फैक्टर्स के जो एग्जाम्पल थे, वो आपके पास एग्जाम्पल्स ऑलरेडी है, आप उस एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि ये सारे फैक्टर्स मोटिवेटर है, मतलब सॉरी डिससेटिस्फायर है या फिर मेंटेनेंस फैक्टर्स है। और इसके बाद जो ये फैक्टर्स है वो क्या है? दे आर मोटिवेटर्स। एक्चुअल मोटिवेशन इन सब चीजों से एम्प्लॉय को मिलते हैं। यहाँ वो काम चलाने के लिए जरूरी है और ये काम पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, मोटिवेशन के लिए जरूरी है, हैप्पीनेस के लिए जरूरी है, रिटेन करने के लिए जरूरी है। एम्प्लॉय छोड़कर ना जाए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये सब रहेगा तो एम्प्लॉय खुशी खुशी वहां काम करेंगे।
चलिए ठीक है, एक बार मैंने और आपको पीछे पूछ कर एक बार और जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की मैंने कोशिश की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे मैकग्रीगर्स पार्टिसिपेशन थियरी। मैकग्रीगर्स पार्टिसिपेशन थियरी में क्या होगा कि मैकग्रीगर, डगलस म्यूरी मैकग्रीगर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे दो उन्होंने थियरी दिया, एक्स थियरी एंड वाई थियरी। अब यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टू फैक्टर थियरी हर्ट्जबर्ग का है एंड एक्स थियरी एंड वाई थियरी मैकग्रीगर का है। जब भी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज टू फैक्टर थियरी, आपको दोनों एक्स थियरी एंड वाई थियरी याद आ जाता है एंड आप मैकग्रीगर का नाम ले लेते हो। याद रखो फैक्टर्स नहीं है इसमें, ये थियरी एक्स एंड थियरी वाई है, वो फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स है जो हाइजीन है, मेंटेनेंस है और मोटिवेटर एंड सेटिस्फायर है। समझ में आया? तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ लो, जब टू फैक्टर्स पूछा जाए तो हर्ट्जबर्ग, टू थियरी पूछा जाए तो थियरी एक्स थियरी वाई मैकग्रीगर। ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स एंड थियरी दो ही है दोनों जगह, लेकिन एक में थियरीज हैं और एक में फैक्टर्स हैं। अब थियरी एक्स क्या है एंड थियरी वाई क्या है, इन्होंने थियरी एक्स एंड थियरी वाई दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। इन्होंने अपने बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या वर्ल्ड वाइड दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, ये दो तरह के कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो वो होते हैं, assumptions हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो काम ले करना नहीं चाहते, मतलब अगर उनको काम ना दो तो वो पूरे दिन टाइम पास करके चले जाएंगे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता काम में। ठीक है, उनकी कोई भागीदारी नहीं होती काम करने में। समझ में आ रहा है? तो उनकी काम में कोई भागीदारी नहीं होती, वो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लेते उस काम में, उसको हम थियरी एक्स बोलते हैं। अब ये थियरी एक्स क्या है? तो वो इनहेरेंटली लेजी होते हैं, मतलब बाय बर्थ वो काम करने के उनमें, हर लोगों के बारे में कि लोग क्या होते हैं, इनहेरेंटली लेजी होते हैं, काम करने की उनमें जिज्ञासा या इच्छा नहीं होती है, वो वर्क को डिसलाइक करते हैं, बैठे रहना सोए रहना ज्यादा पसंद करते हैं। विंटर में अगर 8 बजे कॉलेज जाना पड़े तो मैम बहुत अर्ली हो गया, कैसे उठेंगे इतनी पहले, सबसे पहले उनकी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सवेरे 6 बजे तैयार होते हैं क्लास करने के लिए, होते हैं ना, या फिर अपने काम पर जाने के लिए। ये दोनों तरह के लोग होते हैं। तो थियरी एक्स में वैसे ही लोगों को डाला गया जो काम को पसंद नहीं करते, जो थोड़े लेजी काइंड के होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर नहीं लेना चाहते। भाई ठीक है, किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाओ, अगर निशाने पे गया तो मैंने भी चलाया, अगर निशाने से चूक गया तो भाई मैं तो था ही नहीं उसमें, कोई और ही शामिल था। ये जो अपने आप को कवर अप करके बचा कर रखने की नियत होती है वो थियरी एक्स में लोगों की नियत, तभी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तभी तो कभी लीडरशिप करना नहीं चाहते, क्योंकि लीड करेंगे तो अगर अच्छा होगा तो उसका क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अगर बुरा होगा तो क्या होगा, उसका उस चीज की एडिशनल। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास चली जाएगी। राइट, इसीलिए ये यस लोग यस। लीड नहीं करना चाहते, दे बिलीव इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। आप हमको इंस्ट्रक्शन दो, आप जो बोलेंगे वो हम कर देंगे, पर हमें नहीं पता हमें अपने मन से क्या करना है। राइट, तो ये उनका यस बिहेवियर होता है, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है ना, इस तरह के लोग आपको अपने आसपास में बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लीड करें या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम काम करेंगे। ठीक है, आप हमको बता दीजिए, अब काम कर देंगे। तो दे लव टू परफॉर्म रूटीन काइंड ऑफ नेचर, कोई उनको नयापन नहीं चाहिए अपने काम में, रूटीन काइंड ऑफ जो वर्क होता है उसको करने में उनको ज्यादा आराम होता है। दे लव टू बी इन देयर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में रहना इनको पसंद होता है। समझ में आया? अब इनके पास कोई इनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा एम्बिशन या इंसेंटिव्स नहीं होता। जैसे मैं बताती हूँ, जिसके लाइफ में इंसेंटिव्स बहुत एम्बिशंस होंगे वो जरूर कुछ नया नया करेंगे, जरूर चैलेंजिंग काम को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सपोज करो कोई क्लर्क है और वो बोलता नहीं भाई मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं अपना शांति से टाइम पर आता हूँ, अपना काम करता हूँ, घर जाता हूँ। प्रमोशन लेंगे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी कंधे पर, फिर कहीं कहीं ट्रांसफर कर देगा ऑर्गेनाइजेशन, और फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मुझे नहीं चाहिए अपने लाइफ में इतना किचकिच। होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं यही सही हूँ। मैम। राइट, अब मैं यही सही हूँ इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ खास नहीं करना, मुझे लाइफ में जो मिला है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारना है। ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट। ये थियरी एक्स काइंड ऑफ लोग होते हैं। समझ में आया? इस तरह के लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं करते, लीडरशिप रोल में नहीं आना चाहते, छिप छिपा के रहना चाहते हैं। जितना काम दे दिया उनको वो काम वो अपना कर लेंगे, वो आराम से वो करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं लेना चाहते। दिस इज व्हाट थियरी एक्स सेज। राइट,
अब हम आते हैं थियोरी वाई पे। थियोरी एक्स समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं थियोरी वाई पे। थियोरी वाई भी क्या है? थियोरी वाई भी अज्यूम करता है कि नहीं, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में जहां पे हम डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट रखते हैं। कहाँ पे हम डिसेंट्रलाइज्ड मैनेज, अब ये अभी जो मैंने आपको बताया था एक्स थियोरी के बारे में, वहां कैसा अप्रोच रहेगा? तो वहां सेंट्रलाइज्ड अप्रोच रहेगा। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक लेवल पे होगा, क्योंकि अगर हर लेवल पे हम डिसीजन लेने बोलेंगे तो वो बोलेंगे हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, आप बताइए आपको क्या करना, हम कर देंगे, हम खुद डिसीजन नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो तो ये बोल देंगे, तो अब Yes. आप क्या करेंगे? तो उनके लिए आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, उनके लिए आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा। बस वो काम क्या करेंगे, वो रास्ते पे चल देंगे। समझ में आया? आपके लिए वो रास्ते पे चल देंगे। समझ में आया? कुछ बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, ठीक है, उनको Yes, ma'am. पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन चूंकि माँ बाप पढ़ाना चाहता है तो पढ़ देते हैं। वो थियोरी Yes, एक्स yes. है। तो इनके लिए डिसीजन कौन लेता है? अगर उनका माँ बाप बोले भाई तुम ही डिसीजन लो, तुमको क्या करना है, तो उनको तो कुछ करना ही नहीं है, तो वो क्या डिसीजन लेंगे? ठीक है, तो उनके मदर फादर बोलते भाई तू बीबीए कर ले, ठीक है भाई, तू बीबीएम कर ले भाई, तू जूलॉजी में ऑनर्स, तुम मैथ्स में ऑनर्स, तुम फिजिक्स में ऑनर्स, तुम आर्ट्स में, तुम साइंस में, जो भी है तुमको उनका मम्मी पापा बताते तुम ये कर लो, हम तुमको ये ट्यूशन पढ़वा देंगे, हम तुमको ये हेल्प दे देंगे, धक्का मार के कराते हैं, वो काम कर लेते हैं। समझ में आया? अपना कोई मोटिवेशन नहीं होता। थियोरी एक्स तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, यहाँ पे सुपरविजन काफी टाइट होगा, काफी कंट्रोल यहाँ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से छोड़ दोगे तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन थियोरी वाई क्या है? थियोरी वाई का जो है वो एक्सप्लेन करता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को। पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मतलब जहां पे एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है डिसीजन मेकिंग में। समझ में आया? डिसीजन लेने में, काम को कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने में, ये सब होता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल में। कि ठीक है भाई हमने तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तुम काम करो। तो जो थियोरी वाई काइंड ऑफ पीपल होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनको मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि तुम अपना कैमरा ऑन करो, वो खुद अपना कैमरा ऑन करके रखते, ताकि उनको पता होता है कि अगर कैमरा ऑफ होगा तो मेरा ध्यान इधर से उधर डाइवर्ट हो जाएगा। मैं हो सकता हूं मैम कुछ पढ़ा रही है और मैं कुछ और कर रहा हूं, या किसी और बात पे मेरा ध्यान चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, कैमरा ऑन ही करके पढ़ाई कर लूं, सो दैट क्या हो सके, मुझे कुछ तो समझ में आ जाए। जब 1 घंटा में दे ही रहा हूँ इस क्लास में तो कुछ पढ़ के जाऊं। तो सेल्फ मोटिवेटेड हुए ना, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हुए ना, इनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। अभी देखो रोल नंबर 74 धीरज आराम से कैमरा ऑफ करके बैठा है, ठीक है ना। अभिनव आराम से बैठा है, विकास रोल नंबर 40 आराम से बैठा है। अब मुझे इनको बोलना पड़ेगा भाई ऑन करो ऑन करो ऑन करो, तब ऑन करो। बट देयर आर पीपल, प्लीज देयर आर, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बस, ठीक है ना, आपको कुछ एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है उस। लेकिन जो खुद अपने आप में जिसको इतना समझ है कि मुझे क्यों ऑन करने बोला जा रहा है, मुझे क्यों क्लास करने बोला जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है इस क्लास का मेरे लिए, राइट, ये आप खुद डिसाइड करिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो खुद मोटिवेटेड होते हैं। ऐसे लोग थियोरी वाई कहलाते हैं, जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे। और जब इनको आप काम दोगे, चैलेंजिंग काम दोगे, 1 मिनट के लिए मुश्किल काम होगा, इन्होंने वो काम कभी नहीं किया है, लेकिन दे विल बी हैप्पी। उनका अप्रोच क्या होगा कि अरे वाह ये काम करने को मौका मिल रहा है, ये मैंने कभी इससे पहले नहीं किया, हो सकता है मैं इस काम से बहुत कुछ सीख जाऊंगा, ठीक है ना, यानी मुझे लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। वो इस तरीके से लेते हैं अगर उनको कोई टफ काम हम देते हैं तो। समझ में आ रहा है? उसी तरह तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं, वो लीड करना पसंद करते हैं, वो फॉलो करना पसंद नहीं करते। जैसे कि थियरी वाई एक्स वाले क्या थे, वो फॉलोअर अच्छे होते थे, रूटीन काम को अच्छे से परफॉर्म करना चाहते। लेकिन थियरी वाई को फॉलो करने में कोई मजा नहीं आता कि हम किसी को फॉलो करें, कोई मुझे बता रहा है कि ये करो, ऑर्डर दे रहा हूं और मैं बस उस ऑर्डर को क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। वो चाहते हैं कि मैं लीड करूं, ठीक है ना। लीडरशिप क्वालिटी होता है ऐसे लोगों में, जो कभी भी किसी के पीछे पीछे नहीं जाना चाहते, बल्कि एक ग्रुप का अगवा करना चाहते हैं, ताकि वो ग्रुप को सही दिशा दिखा सके। उनको इतना भरोसा होता है कि हम ये कर लेंगे, ठीक है। तो वो लीडिंग क्वालिटी होता है। और ये नेचुरली पार्ट ऑफ लाइफ है, जो अपने वर्क प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने में इंटरेस्टेड होते हैं। प्रॉब्लम आया वो उनको सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रॉब्लम को आया तो छोड़ नहीं देंगे, जाके किसी से कंप्लेन नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम आ गया, बल्कि क्या करेंगे, वो सॉल्व करने की उसको कोशिश करेंगे। क्लियर? यस मैम। नाउ
थियोरी एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल एंड नैरो व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ट्रेडिशनली ह्यूमन नेचर के बारे में ऐसा सोचा जाता था कि लोग ऐसे ही हैं जो काम पसंद नहीं करते, जब तक उनको जरूरत नहीं होती वो काम करते ही नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जो थियोरी वाई है वो मॉडर्न है, वो डायनेमिक जो है आजकल का। हाँ या यस मैम मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है बारिश के चलते। आप सबसे पहले म्यूट कर लीजिए अपना माइक बसंत। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नाउ व्हाट आई सेड कि म्यूट करो। हाँ, व्हाट आई सेड कि ये जो है थियरी वाई काइंड ऑफ पीपल थियरी। तुमने ये बोला क्या कि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं कैमरा ऑफ कर लूंगा? तुम ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। नाउ थियरी वाई काइंड ऑफ पीपल क्या होते हैं? वो एक मॉडर्न सोच है। अब आप सोचिए कि मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। आपको लगता है ना कि कितना मजा आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, काम भी ना हो और पैसे भी मिले, अच्छा लगेगा ना? करने के लिए कुछ बहुत काम अच्छा भी लगेगा नहीं, हमें। बहुत अच्छा लगेगा। मैं बताती हूँ, इससे ज्यादा बुरा कुछ लगता नहीं है। इससे ज्यादा बुरा इसलिए कुछ नहीं लगता है कि जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था गोदरेज एग्रोवेट में, तो क्या हुआ था कि कुछ दिनों तक मुझे बोला गया था आइए है जो सबसे इफेक्टिव और इफिशियंट है। अब इफेक्टिव एंड इफिशियंट मुझे समझाना पड़ेगा। इफिशियंट मतलब कम सस्ता, कम रिसोर्सेज में सबसे अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हम कहाँ से हायर कर सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। देर आर मल्टीपल सोर्सेज, हम पढ़ेंगे उसको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में। अभी बस आपको स्टाफिंग जब पढ़ेंगे तब। आप लोग को स्टाफिंग नहीं है, सॉरी, वीवीएम में स्टाफिंग नहीं पढ़नी है। खैर, तो स्टाफिंग के लिए डिफरेंट सोर्सेज है, डिफरेंट सोर्सेज से हम लोगों को लाते हैं। कोई कैंपस प्लेसमेंट सुना है ना? कॉलेज से जब ले जाती है फ्रेशर्स को ma'am. कंपनी, यस मैम। वो यस कैंपस यस यस। प्लेसमेंट भी एक सोर्स है, हायरिंग का एक सोर्स है, रिक्रूटमेंट का एक सोर्स है कैंपस प्लेसमेंट। वैसे ही बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। आप कैंपस से लेते हो, आप कंसल्टेंट से लेते हो, आप ई पोर्टल से, जैसे naukri.com वगैरह देखते हो ना, monster.com, naukri.com, इन सब जगहों से आप सीवी को लेते हो और सीवी को कॉल करते हो उनको। तो मैं सारे चीजों पे एम्प्लॉय रेफरेंस से लेते हैं, ये बहुत डिफरेंट सोर्सेज है। मैं सारे सोर्सेज पे काम कर रही थी। शुरू के एक हफ्ते मुझे कुछ काम नहीं दे रहे थे, बोलो ठीक है जाओ बैठो, सिटिंग आइडल, लंच टाइम में जाओ, उनका कैंटीन है जाके लंच करो, उन फ्री में खाना मिलता था, ठीक है ना, सब कुछ रहता था खाने में, अच्छा खाना मिलता था गोदरेज में। 2 महीने में मैं 1-1.5 किलो पुट ऑन भी कर गई थी, ठीक है, यानी कि वेट मेरा बढ़ गया था। वो सब अपनी जगह था, लेकिन वो जो 5-7 दिन था ना, वो टॉर्चर लग रहा था यार, बैठ के क्या करे क्या करे। उस समय में क्या था, ऑर्कुट था, कितना ऑर्कुट करे, कितना व्हाट्सअप करे, कितना ईमेल देखे, क्या करे, कितना फोन करे, कितना टाइम पास करे। व्हेन यू हैव टू सिट फॉर 9 to 4 या 9 to 5, कितना देर आप बैठ करके क्या क्या करोगे? सब 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे में खत्म हो जाता है। रेस्ट क्या करेंगे? किसी से तो इतनी जान पहचान नहीं है अभी ऑर्गेनाइजेशन में कि आप बातचीत करेंगे। जब आप काम करेंगे तो वर्क रिलेटेड आपको पूछना होगा, तो आप बातचीत करेंगे। तो व्हाट विल यू डू? आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि वहां कोई शो नहीं चल रहा, कोई टीवी नहीं है, कुछ नहीं है जहां पे आप बैठ करके देखेंगे। उस टाइम में तो ये मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, राइट? ये जो स्मार्टफोन है ना, उस टाइम में वो भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि बहुत स्मार्ट, पहले का बात है मैम। बिल्कुल बहुत पहले की बात है। मैंने आज थोड़ी ना एमबीए किया। मैंने जब एमबीए किया और मैं जब प्रोजेक्ट करी थी, मैं उसी समय की बात कर रही हूँ। तो आप कितना टाइम स्पेंड कर लेंगे, ठीक है ना? अभी तो चलो बहुत सारे लोग कर लेते, लेकिन मुझे अभी भी ये इतना ज्यादा आदत नहीं है इस मोबाइल का कि मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब या वीडियो वगैरह देखूं, ठीक है। तो मैं ये बोलूं कि आप बोर हो जाएंगे, ठीक है, वो भी तुम करोगे 2 दिन 4 दिन। ऑफिस इसलिए थोड़ी ना जाते हैं, ऑफिस इसलिए थोड़ी जाते हैं कि मंथ में हमको मेरे अकाउंट में पैसा मिल जाएगा और मैं बैठ बैठ के आ रहा हूँ। ये कब होता है? ये तब होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब ऑर्गेनाइजेशन सोच लेता है कि इस आदमी को तो निकालना है ऑर्गेनाइजेशन से। समझ में आया? तो वो क्या करता है, आपको वो 0 वर्क पे रख देता है, आपको वो कोई काम नहीं देता। आप एक दिन आइए, बैग रखिए, बैठिए, चले जाइए। दूसरे दिन आइए, बैग रखिए। वो आपको मना नहीं करेगा कि डोंट कम, वो डायरेक्ट आपको टर्मिनेट नहीं कर रहा है, पर वो आपकी स्थिति ऐसे कर देगा कि आप खुद छोड़ के भाग जाइएगा। भाई कोई काम ही नहीं तो मैं आऊं क्यों? होगा ना?
ये होता है। Yes, ma'am. तो ये जब ऑफिस में किसी को सजा देना होता है, किसी को पेनल्टी देनी होती है, या किसी को निकालना होता है ऑफिस से, तो ये ट्रिक्स यूज करते हैं कंपनी वाले कि उनको कोई काम ही नहीं देते हैं। भाई आओ, तुम पूरे दिन बैठो, हम तुमको कोई क्लास नहीं देंगे, तुम 1 महीना आओगे, 2 महीना आओगे, 3 महीना आओगे, उसके बाद बोलोगे हाथ जोड़ के मैनेजमेंट से कि हम अब और नहीं आ सकते हैं, हमको छोड़ दीजिए। समझ में आया? यही Yes, होता ma'am. है। ये तब अब बोलो Yes, कि ma'am. क्या मजा आता है। मैं 7 दिन के बाद आई वेंट देयर, एचआर जो वहां पे हेड थे उनसे मैंने बात किया और मैंने बोला मुझे कुछ दीजिए काम करने के लिए, ये तो उन्होंने बोला टॉपिक क्या आपका, मैंने ये बोला। फिर दे गिवन मी सर्टेन थिंग्स कि आप इन कंसल्टेंट का लिस्ट दिया कि मेरे ये कंसल्टेंट्स हैं, ये हमारे एम्प्लॉय रेफरेंस का ये पोर्टल्स है, और ये हमारे आउटलेट्स, आप वहाँ सब जगह जा करके देखिए कि क्या क्या डिस्प्ले में कैसे है और किस किस तरह के स्किल की जरूरत होती है वहां पे लोगों को अपॉइंट करने के लिए, और आप उनके लिए इकोनॉमिक एंड इफिशियंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ढूंढ के लाइए। फिर मैंने काम करना शुरू किया, फिर मेरी बातचीत होने लगी वहां के जो एचआर टीम थे उनसे, एंड देन मुझे अच्छा लगने लगा कि चलो ठीक है, कुछ घंटे तो काम करने के लिए मिलता है, कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपसे पूछा जाएगा जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि आपने क्या किया, तो मैं जब कुछ करूंगी तब तो बताऊंगी। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं, भर दिन बैठ करके ऑर्गेनाइजेशन में जाती थी, बैठ के आती थी और लंच करती थी, तो ये थोड़ी ना बताएंगे इंटरव्यू में। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज कि हर एक लोग को ये पसंद नहीं होता है कि वो आइडियल बैठे और कुछ काम ना करे। तो दोनों ही तरह के लोग होते हैं, जो कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। थियरी वाई वही लोग होते हैं जो लीडरशिप जिनमें क्वालिटी होती है, जो डिसेंट्रलाइजेशन और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में कवर अप हो सकते हैं, अच्छे से जा सकते हैं, और साथ ही वो क्या करते हैं, वो साथ ही रिस्क लेने की उनमें क्षमता होती है, तो वो काफी पार्टिसिपेट करते हैं। तो थियरी वाइज पार्टिसिपेटिव एम्प्लॉयज को दिखाता है, जबकि थियरी एक्स दिखाता है कि वो पार्टिसिपेटिव नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा बच बचा के रखना चाहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। प्रॉब्लम इस थियरी के साथ ये है कि लोगों ने इसका क्रिटिसाइज इसलिए किया इस थियरी का, क्योंकि उन्हें ये दोनों टू एक्सट्रीम्स है, थियरी वाई एंड थियरी एक्स आर टू एक्सट्रीम्स। इसके बीच में भी लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा चैलेंजेस पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल चैलेंजेस पसंद नहीं करते। तो इन दो एक्सट्रीम के बीच में भी तो कुछ लोग होते होंगे ना, जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते होंगे, जो मॉडरेट चैलेंजेस एक्सेप्ट करते होंगे। समझ में आ रहा है? ये बात Yes, समझ में ma'am. आ रही? Yes, यस। sir. तो यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं इससे। तो ये है कि इन्होंने क्या कहा, मैग्रिगर्स ने अपने एक स्टेटमेंट में कंक्लूजन में बोल दिया कि ऐसा है कि जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज हैं, वो क्या होते हैं, वो ज्यादा थियरी एक्स होते हैं, और जो हायर लेवल पे काम करते हैं वो ज्यादा थियरी वाई काइंड ऑफ पीपल को डिनोट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। इस चीज को यहाँ पे रिएक्ट किया गया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोअर लेवल पे भी ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो क्वालिफाइड भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, जो मैच्योर भी होते हैं, जो अपने काम के प्रति बहुत सजग होते हैं। ठीक है ना? ऐसा होता है ना कि काम ठीक है वो बॉटम लेवल पे ही कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन काफी तत्परता से कर रहा होगा। ठीक है ना? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि कोई गार्ड ही है, ठीक है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एंट्री का गार्ड ही है। कुछ गार्ड ऐसे होते हैं, ठीक है भाई कुछ भी रजिस्टर में अपना नाम लिख दो, साइन कर दो, चले जाओ। कुछ लोग खुद से भरवाते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तब जाने देते हैं। अब आपको अंतर नजर आया? एक ने अपनी पोजीशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली हुई है कि कहीं कोई गलत आदमी एंटर ना कर जाए। ठीक है, एक ने बोल दिया भाई उसमें भर दो और तब अंदर चले जाओ। मिलते हैं, आप अपार्टमेंट्स में जाते होंगे या किसी बड़े ऑफिसेज में जाते होंगे, तो आपको दोनों तरह के गार्ड आपको जरूर मिलते होंगे, है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब यही है, लोअर लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, लोअर लेवल पे भी अपने कॉलेज मैच्योर, में ही हुआ था मैम। लोअर लेवल पे भी मैच, आपको एग्जांपल कहीं पे भी मिल जाएगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ। लोअर लेवल पे भी मैच्योर लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो वो अपने काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, उनको जो काम असाइन किया जाता है वो बहुत तत्परता से करते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार हायर लेवल पे तो वो पहुंच गए हैं,
ठीक है, हायर लेवल पे पहुंच गए हैं, लेकिन काम क्या करते हैं, खुद ज्यादा नहीं करते, बैठे रहते, दूसरे को इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स देते रहते, दूसरे के काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अपने काम को किसी दाएं बाएं कहीं से भी करवा लेते हैं। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि इसको पोजीशन से या लेवल से हम जोड़ सकते कि किस लेवल के लोग थियरी एक्स होते हैं और किस लेवल के लोग थियरी वाई होते हैं। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन होता है, और दोनों ही जगह आपको दोनों ही तरह के लोग मिल जाएंगे। द मैनेजमेंट, इसीलिए ऐसे लोगों को डील करने के लिए मैनेजमेंट के पास डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स होता है, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स होता है, जिसको आप यूज करते हैं। अब लीडरशिप स्टाइल आप ओबी में पढ़ेंगे, आपके थर्ड सेम में, थर्ड ईयर में है ओबी और एचआरएम, ठीक है ना। उसमें आप पढ़ेंगे लीडरशिप क्या होता है, मैनेजमेंट स्टाइल्स क्या क्या होता है। एक होता है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल, जहां पे आपको अपने हिसाब से सांस भी नहीं लेने दिया जाएगा, ठीक है, वो जो बोलता है वही करो, ठीक है। तो ये किसके लिए सही है, ये थियरी वाई के लिए कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं, वो तो अपना दिमाग लगाना पसंद करते हैं, उनको दिमाग नहीं लगाने दोगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। और थियरी एक्स वाले को ज्यादा दिमाग लगाने बोल दोगे तो उनको उसमें प्रॉब्लम, उनको भैया हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम बता दो करना क्या, हम कर देंगे। समझ में आया। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन है, और दोनों ही कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल यूज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स को यूटिलाइज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस में। समझ में आया। यस मैम। ये हमारा मैग्रीगर्स थियरी हो गया, और ये पूरा का पूरा बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है। अब बिहेवियरल अप्रोच मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, जल्दी बताइए। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, जिसका प्रूफ आपको मिला कि इनफॉर्मल ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल सेटअप, है ना। फॉर्मल सेटअप में भी इनफॉर्मल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट सबसे पहले आया इसी बात को लेकर के कि आप बहुत ज्यादा सुपरविजन से, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से आप कुछ नहीं कर सकते। फ्रीडम दीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, लोगों को डिसीजन मेकिंग करने दीजिए, वो ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और ज्यादा अच्छा काम करेंगे। उसके बाद हमने नीड बेस्ड हायरार्की देखा, मास्लोस का। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बेसिक नीड्स जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हायर ऑर्डर नीड्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो आदमी क्यों काम करता है, तो वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है। नीड्स जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आप काम करते रहिएगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कोई भी नीड्स बहुत अच्छे से सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो नीड्स है वो अनंत है ना, हमारी इच्छाएं अनंत होती है ना। लेकिन पार्शियली एक आवश्यकता की पूर्ति, एक जो नीड है वो अगर पार्शियली सेटिस्फाई हो जाए तो हम दूसरी चीज के बारे में सोचने लगते हैं, हम तीसरी चीज के बारे में सोचने लगते हैं। समझ में आ रही है बात। यस तो ये मैम। होता है। और उसके बाद तो थर्ड है, उसके बाद ये हम हर्जबर्ज देखे, हर्जबर्ज भी बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर तो ये होता है जिससे आप डिससेटिस्फाई नहीं होइएगा, किसी तरह काम चला लीजिएगा। लेकिन दूसरा होता है जैसे रिवॉर्ड मिला, रिकॉग्निशन मिला, एप्रिसिएशन मिला, तो आप बहुत खुशी खुशी काम करिएगा। और इसी तरह मैग्रीगर ने थियरी एक्स और थियरी वाई बोला। थियरी एक्स पुराना जमाना का लोग ऐसे सोचता था कि काम करना हमको पसंद नहीं है। आज के लोग तो ये सोचते हैं कि काम भी लोगों के लिए उतना जरूरी है जितना खेलना कूदना। जैसे आप बिना खाए बिना खेले कूदे नहीं रह सकते, जैसे एक बच्चा बोला गया है थियरी वाई में कि एकदम as a child cannot live without play, the people cannot live without work. लोग काम के बिना नहीं रहा। हम आपको काम घर में बांध के रख दे, ठीक है ना, भर दिन एक रूम में बंद कर दे, बोले तुमको कुछ नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना, मोबाइल भी नहीं दे तुमको खाना भी नहीं बनाना, तुमको कुछ नहीं करना है, क्या करोगे तुम, कितना देर सोओगे, है ना, कितना सोओगे। बहुत मैम जो एक सप्ताह के बाद आदत बन जाता है। चलो तुम्हारा कैपेसिटी है कि तुम एक सप्ताह सो लोगे, बहुत तो शायद एक रात के बाद थक जाए, या एक दिन के बाद थक जाए। समझ में आया। तो बोरिंग लगने लगेगा, बोरिंग लगने लगेगा। तो आपको काम चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, काम चाहिए। समझ में आया। तो आपको काम चाहिए, तो यही बात प्रूफ करता है कि आदमी को काम तो चाहिए ही चाहिए। आप थियरी एक्स बोलता है कि इनहेरेंटली लेजी होता है, ज्यादा काम नहीं करना चाहता, लेकिन थियरी वाई बोलता है कि काम भी उतना ही जरूरी है आदमी के लिए जितना कि खेलना। अब किस तरह के लोग आपके साथ हैं, उसको किस तरीके से, किस मैनेजमेंट स्टाइल से, किस तरीके का कम्युनिकेशन स्टाइल उनको उनके साथ चलेगा, किस तरीके का डिसेंट्रलाइज चलेगा या सेंट्रलाइज चलेगा, पार्टिसिपेशन चलेगा या नॉन पार्टिसिपेटरी चलेगा, ऑटोक्रेटिक चलेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। समझ में आया। यस। ओके।